साथियों नमस्कार। मैं आपके अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको सामान्य विषयों से परे एक अलग विषय जो विश्व के देशों से संबंधित है उसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। 3 प्रमुख देश हैं आज की तारीख में। 3 प्रमुख देश हैं विश्व में, अमेरिका, चीन और रूस। अन्य देश भी हैं, यूरोप के भी देश हैं, लेकिन ये 3 जो है सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। पूरे विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सारी चीजें जो है इन्हीं तीनों देशों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसमें अमेरिका पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक देश है और पूरे विश्व में नंबर 1 पर है हर दशा में। दूसरा रूस है जो कम्युनिस्ट देश है और धर्म वहां ईसाई है, ईसाइयत कह लीजिए। तीसरा देश है चाइना, जो आज विश्व के प्रथम देश बनने की होड़ में है, पहले स्थान पर है। यह भी एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन धर्म है बौद्ध, बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं चाइनीज, ये गौर करिएगा। और विश्व का इस समय सबसे ताकतवर देश है चाइना। चाइना कभी गुलाम हुआ करता था और 200 वर्षों तक वह जापान का गुलाम रहा। 200 वर्षों के बाद उसे गुलामी से आजादी मिली और उस क्रांति में या उस लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में से तंग सियाओ फंग इत्यादि जो है उस लड़ाई में अग्रणी नेता रहे। माओ त्से तुंग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। माओ त्से तुंग सन की मिजाज के आदमी थे, बरसों नहीं नहाते थे, कभी ब्रश नहीं करते थे और 20-22 साल की लड़कियों के साथ वो रोज मैथुन करते थे। मैथुन माने संबंध बनाते थे, मतलब पूर्णतया सनकी थे। परंतु वो सपना देखते थे चीन का। वो चीन को नंबर 1 देश बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि चीन को हमें नंबर 1 पर ले जाना है और जिस तरह से उन्होंने क्रांति करके स्वतंत्रता ली थी, उसी स्पिरिट से, उसी जज्बे से वो चाइना के बारे में सोचते थे। 1949 में क्रांति के बाद माओ त्से तुंग जो है वो चीन के राष्ट्रपति बने या सर्वे सर्वा बने, जो भी कह लीजिए। और उनका सोचने का तरीका एक बहुत ही अलग तरीका था। उस तरीके से बहुत कम लोग सोचते हैं। उनकी आदतों के बारे में आपको हमने बता दिया, जो सामान्य आदतें नहीं हैं और सामान्य तरीके की नहीं हैं और एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। एक सनकी टाइप के आदमी थे। उन्होंने चीन को एक सपना बेचा, एक विचारधारा दिया, चीन के बारे में सोचा और चीन को नंबर 1 बनाने के बारे में सक्रियता से काम किया। वो यहां तक सनकी थे कि उनके नीचे काम करने वाले, उनके सहयोगी भी डरे हुए रहते थे। नंबर 2 के नेता लिन बियाओ को बिना ईंधन के जहाज से भागना पड़ा और अंत में उसकी दुर्घटना हो गई और उनकी डेथ भी हो गई। तो इतना खौफ था, इतना भय था
नंबर 2 के लोगों को, परंतु अपेक्षित परिणाम नहीं आए। चीन में गरीबी बढ़ती गई, चीन गरीब होता गया, लेकिन सनकीपना जो है वो मौत से तुंग का नहीं गया। 1978 में उनकी अर्थव्यवस्था भारत से कम थी। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से कमतर हो गई थी। परंतु यह सोचने का तथ्य है कि 40 वर्ष में चीन भारत से बहुत ज्यादा आगे कैसे निकल गया, उसके निकलने का राज क्या था। जबकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था और कम्युनिस्ट कंट्री में अर्थव्यवस्था या कोई भी चीज बहुत तेजी से बढ़ने में उसके काफी बाधाएं रहती हैं। धीरे धीरे 40 सालों के अंदर ही उसने चीन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया। उसने चीन को एक सपना दिखाया, जहां न कोई अमीर होगा, जहां न कोई गरीब होगा और सब बराबर होंगे। गौर करिएगा कि जहां कोई न अमीर होगा न गरीब होगा, सब बराबर होंगे। यह एक बहुत बड़ा सपना है और ऐसा करने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा बहुत आसानी से संभव नहीं है। नेपोलियन ने कहा था कि चीन को सोते रहने दीजिए, क्योंकि यह चीन जाग गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी, फिर उसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ, चीन जाग गया और चीन में जो उसने एक थीम दिया कि ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, सब बराबर होंगे। ये एक थीम थी, एक तरह से विचार ही था जिसने लोगों में एक अजीब सा उत्साह भर दिया। मौत से तुंग की मृत्यु के बाद तंग सियाओ फंग जो है शासन सत्ता को संभाले। उनका मानना था कि हर कीमत पर चीन को तरक्की करनी चाहिए, चाहे बिल्ली काली हो या सफेद हो या कुछ भी हो। जब तक वो चूहे मारती है तब तक उसकी उपयोगिता है और हर हाल में चीन तरक्की करना है, चीन को तरक्की करना है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और चीन ने तरक्की किया और चीन ने अपनी विचारधारा को लचर बनाया, चीन का विकास हुआ। जैसे उसको व्यवहारिक तरीके से सोचें तो उसका ये सोचना था कि चाहे साम्यवाद में चाहे पूंजीवाद में किसी भी तरह से जो है चीन की तरक्की होनी चाहिए और चीन को नंबर 1 बनना चाहिए पूरे विश्व में। ये एक थीम है, ये एक स्पिरिट है, एक ये जज्बा है कि हम चीन को नंबर 1 बनाएंगे पूरे विश्व में, नकली विश्वगुरु की तरह नहीं। उनका ये भी मानना था कि ढिढोरा मत पीटिए कि हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट कंट्री में वैसे भी नहीं ढिढोरा पीटा जाता है, काम किया जाता है और काम लगातार किया जाता है। ये लोकतांत्रिक देशों में होता है कि प्रधानमंत्री ने ये किया तो वो किया, तो मुख्यमंत्री ने ये किया तो वो किया, तो उसका ढिढोरा पीटा जाता है। काम हो चाहे न हो, ढिढोरा पीट करके एक अपनी स्थिति बनाई जाती है, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, उन्हें सत्ता में बने रहना है। तो थीम ही अलग हो गई। उसका ये मानना था फंग का कि हमें ढिढोरा नहीं पीटना है कि हम बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमें काम करना है और आगे बढ़ते जाना है। एक दिन अपने आप दुनिया को पता चल जाएगा कि हम आगे बढ़ गए हैं या हम एक शक्ति बन गए हैं या हमारे पास जो है बहुत कुछ है।
तो एक ये भी है। अब वो ये जानते हैं कि साम्यवादी या कम्युनिस्ट शासन में के काम करने के तरीके अलग हैं, परंतु साम्यवादी होते हुए भी चीन ने सारे रास्ते खोल दिए दुनिया के लिए, और उसने पूंजी का प्रवाह बढ़ाया और सारी दुनिया के लिए दरवाजे खोल कर आयात निर्यात के उसमें आया, और काफी कुछ उसने व्यवहारिक तरीके से काम किया, थ्योरेटिकल तरीके से नहीं, व्यवहारिक तरीके से उसने काम किया। और आज की दिशा में चीन का मुकाबला दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो अमेरिका ही कर सकता है। अमेरिका को भी वो धमकियां दिया करता है, और अमेरिका, और मेरी समझ से अमेरिका और चाइना दोनों एक के पैरेलल, मतलब एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं। न अमेरिका कम है और न चाइना कम है, तो चाइना एक विश्व शक्ति बन गया, एक सोच के कारण, एक काम करने के कारण, एक तौर तरीके के कारण। उसकी सोच थी कि देश को नंबर 1 बनाना है, न कि राजनीति करनी है। वैसे भी कम्युनिस्ट कंट्री में राजनीति नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसने पूंजीवाद को भी अख्तियार किया, बाजार को भी लिया, क्योंकि बाजार भी जरूरी है उन्नति के लिए, पूंजीवाद भी जरूरी है, और एक लिबरल, मतलब एक नरम पॉलिसी जो है अख्तियार करना है, वो देश के हित में है, न कि किसी के विशेष के हित में। अब चाइना में मुझे मालूम है काफी, 2010 का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, अब तो और बढ़ गया होगा, 8,000 लोहे की भट्टियां थी, और मिनरल भारत से जाता था, मतलब उसका रॉ मटेरियल भारत से जाता था। अब उसके यहाँ दुनिया के काफी देशों से ज्यादा अल्युमिनियम की, सीमेंट की, ये लोहे की खपत होती है और उत्पादन भी होता है। सारे देशों को निर्यात करता है, निर्यात भी उसका बहुत ज्यादा है। अन्य देशों के, अमेरिका के बाद उसी का नंबर है, या अमेरिका के बराबर वो निर्यात करता है, क्या नहीं बनाता है। भारत में तो निर्यात होता ही नहीं, सब चीजें आयात होती हैं, और कोई पॉलिसी भी नहीं है। मूर्तियां तक आयात होती हैं चाइना से, ये झालरें जो बिजली की हैं, जो सजावट के काम आती हैं, ये आयात होती है। मतलब हर वो चीज आयात होती है जो देश में बन सकती है, और भारत उसके सामने कहीं भी खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, और आज तो बिल्कुल ही नहीं है। भारत का आयात बढ़ता जा रहा है, निर्यात कम होता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, और भारत में कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो ये चाइना के बारे में, अब चाइना इतनी बड़ी ताकत बन गया है कि अमेरिका भी दहशत खाता है। रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं, रोज आप टीवी में देखते हैं, रोज आप अपने मोबाइल में देखते हैं कि चाइना की क्या स्थिति है, लेकिन उसके पीछे उसके नेताओं की अथक परिश्रम है, अथक सोच है, अथक तौर तरीके हैं। वरना एक जो उसका संस्थापक, या कह लीजिए आजाद कराने वाला सन की टाइप था माओ त्से-तुंग, जो बताया ही आपको कि क्या क्या करता था, लेकिन अपने देश के बारे में सोचता था कि कैसे हम इस देश को जो है नंबर 1 बनाएंगे, और बना। तो भारत में इसके उलट स्थिति है। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है यहाँ। यहाँ अर्थ है धर्म का, और वो भी ढोंग पाखंड आडंबर का, मंदिर का, मस्जिद का। एक धार्मिक प्रतिस्पर्धा तो बहुत तेज है, लेकिन धर्म नहीं है। ढोंग पाखंड आडंबर और मंदिर मस्जिद तो है, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म तो मानव धर्म होता है या देश धर्म होता है।
चारों तरफ अराजकता की स्थिति, छोटी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या आपको मिल जाएगा? क्या चीज आप प्राप्त कर लेंगे? क्या चीज है और कहाँ हिंदू खतरे में है? तो चाइना का और भारत का दोनों का थीम जो है हम बता रहे हैं। आप देख रहे हैं, भारत में तो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, रोजगार खत्म। ये रोजगार नहीं रहेगा तो ये युवा शक्ति करेगी क्या? वो छिंखल हो जाएगी, आपराधिक हो जाएगी। चारों तरफ एक अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। युवा शक्ति को रोजगार चाहिए, युवा शक्ति को शिक्षा चाहिए। युवा शक्ति का उपयोग करिए। उपयोग करने के बजाय उसको मंदिर मस्जिद में लगाया जाता है। उपयोग करने के बाद उसको फालतू चीजों में लगाया जाता है। तो चाइना के बढ़ने के कारण हमने बताया, और भारत के भी निम्न स्तर पर आने के कारण बता रहे हैं। और ये जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ये ढोंग पाखंड आडंबर हटाया जाए। मंदिर की बात खत्म की जाए। मंदिर में कुछ नहीं रखा है, मंदिर में पूजा करने से कुछ नहीं मिलना है। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई वो नहीं है। अंग्रेजों ने आपसे ज्यादा काम किया है। अंग्रेजों ने बहुत सी कुरीतियां खत्म करी। आप कुरीतियां डाल रहे हो, आप कुरीतियों को फैला रहे हो। उन्होंने खत्म किया। उन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य पर तो जोर नहीं दिया क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा था, लेकिन शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। डेवलपमेंट, विकास पर भी जोर दिया। आपने तो दलित, बैकवर्ड, हायर, ये वो, मुस्लिम, तमाम तरह की चीजें आपने बना रखी हैं और आज उसको पाल रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप उसको पाल ही नहीं रहे, बढ़ा रहे हैं। अगर भारत को बढ़ाने में, भारत को समृद्ध करने में सब लोग लग जाएं तो भारत भी नंबर 1 देश बन सकता है। यहाँ बहुत संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन बहुत है, लेकिन आप ये करने के बजाय, भारत को सुदृढ़ करने के बजाय, आप शीर्ष पर बैठे हुए लोग जोगी भी हैं, सन्यासी भी हैं और पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। यहाँ का जितना साधु वर्ग है और जोगी वर्ग है, जो भी वर्ग है, संवेदनहीन है। उसे देश से कुछ लेना देना नहीं है। वो कुछ निम्न स्तर के कार्यों में लगा हुआ है, या तो राजनीति कर रहा है, या तो अपराध कर रहा है, या उनका पृष्ठभूमि ढोंग पाखंड आडंबर की है। तो ऐसी स्थिति में तो मैं यही कहूँगा कि जनता को सोचना चाहिए, जनता को करना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जो ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाया जा रहा है, जो मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, ये देश का बहुत अहित कर रहे हैं। और ये भी अफवाहें फैल रही हैं कि मुसलमानों को डराने के बाद आपका अगला हथकंडा जो है दलित और पिछड़ों पर लागू होगा। दलित और पिछड़ों की स्थिति तो मुसलमानों से भी खराब है, और थोड़ी बहुत नहीं खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ये पिछड़े और दलित मुसलमानों के सामने भी नहीं टिक पाते, जो आपकी आबादी का 2/3 से ज्यादा है। इनका उपयोग आप किस चीज में कर रहे हैं? वही ढोंग पाखंड आडंबर में कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा कराते हैं आप, उसको प्रोत्साहन करते हैं, आप फूल बरसाते हैं, मंदिरों में बनाते हैं, मंदिरों में जाने की प्रेरणा करते हैं और उनको वंचित भी रखते हैं। तो तमाम चीजें हैं। तमाम वीडियो में मैंने इस चीज का जिक्र किया है कि देश को बढ़ाने की बजाय ये धर्म का जो आपका चोंचला है, इस चोंचले को अगर खत्म कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आप खत्म नहीं करेंगे। जो लोगों का अनुमान है कि अब आप दलितों और पिछड़ों को त्रस्त करेंगे, ताकि वही पुराना जो राग चल रहा है। मैंने कहा भी है एक वीडियो में कि जैसे पुराने जमाने में
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है राज करते थे और लोगों पर खुला अत्याचार होता था। ये इतिहास में है। उनको दास दासियों की तरह से बेचा जाता था, खरीदा जाता था। वो देश की धन है, संपत्ति है। देश का जुआ आपका धन है। देश की औरतों के साथ आपने बहुत अत्याचार किया है। ये इतिहास कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। औरतें भी देश की संपत्ति हैं। तो मैं तो जनता से ये कहूंगा, विशेषकर दलित और पिछड़ों से, कि उनके पास और कुछ नहीं है तो वोट का अधिकार तो है ही है। उसका सोच समझ के इस्तेमाल करें और एक सरकार 5 साल से ज्यादा आप चलने ही न दीजिए। चाहे जितना आपको अनाज दिया जाए, दान दिया जाए, सहूलियत दिया जाए या लॉलीपॉप दिया जाए, लेकिन 5 साल से ज्यादा किसी सरकार को मत चलने दीजिए। तब शायद ये देश उन्नति के रास्ते पर आए। और ये जो भ्रष्ट नेता हैं, जो मंडूक नेता हैं, जो देश के विरोधी हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि 5 साल से ज्यादा कोई शासन करने ही नहीं पाए और एक दूसरे का तुलनात्मक हो जाएगा। 5 साल में आपने किया, 5 साल में उसने क्या किया। तो ये जनता को आवाज उठानी चाहिए और इसी में जनता का हित है, देश का हित है, समाज का हित है, अगली पीढ़ी का हित है, अपना हित है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप वीडियो को पढ़ेंगे, समझेंगे, आखिर में जो मैंने कहा है उसे उस पर अमल करेंगे और समझेंगे भी। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमारे लिए एक प्रोत्साहन होगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय नेहरू।